नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सीक्रेट क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि पिछले 2-3 दिनों में आपको कोई कंटेंट नहीं उपलब्ध करवा पाया, कोई क्लास नहीं दे पाया। ये कोई बिजी शेड्यूल के कारण था। और आज हम जो लास्ट क्लास थी संविधान के बारे में, उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संविधान की विकास यात्रा पढ़ ली, 2 क्लासें हुई इसमें। फिर संविधान सभा के बारे में हमने अध्ययन किया। आज उनसे जुड़ी कुछ और बातें हम पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद में बात करेंगे हम संविधान का जो मुख्य प्रारूप है, मुख्य जो ढांचा है, उसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। और आज की जो बात है वो संविधान से संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो कौन सी हैं। तो भारतीय संविधान से संबंधित मुख्य बातें अगर बात करें तो सबसे पहले बात ये होती है कि संविधान निर्माण किया था, उससे पहले एक संविधान सभा का गठन किया गया था। और वो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, तो वो संविधान सभा जो है उसके बारे में प्रमुख विचारक कौन थे, यानी कि बहुत सारे लोगों ने संविधान सभा का विचारधारा व्यक्त की थी, है ना। उसमें एम.एन. राव भी था, भारतीय था, और एक ब्रिटिश अधिकारी जो था, ब्रिटिश व्यक्ति था, उसका नाम था हेनरी मैन। उसका नाम था हेनरी मैन, जो ब्रिटेन का था। उसे संविधान सभा का प्रमुख विचारक माना जाता है। तो संविधान सभा का प्रमुख विचारक किसे माना गया? सर हेनरी मैन को। किसको माना गया? हेनरी मैन। यानी कि संविधान सभा जो है उसका प्रमुख विचारक है वो हेनरी मैन, जो कि ब्रिटेन का था। और उसके बाद में अगर बात करें तो संविधान सभा के गठन की बात अगर कही गई तो सबसे पहले एम.एन. राव ने की थी 1924 में, 24 के अंदर। एम.एन. राव जो भारतीय थे, जो पहले भारतीय जिन्होंने संविधान सभा के गठन की बात की थी, वो 1924 में ही कर दी थी। 1924 में एम.एन. राव ने कहा था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए और उसके बाद में उसके अनुसार हम आगे की कार्यवाही करेंगे। और ये संविधान सभा के गठन की बात एम.एन. रॉय ने की। उससे अगर बात करें तो उससे पहले हमारे यहाँ पर संविधान निर्माण की बातचीतें चलने लग गई थी। और वो बातचीत चली तो उसके अंदर अगर देखें तो एक बाल गंगाधर तिलक, इसके बारे में सभी जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, महाराष्ट्र से। उन्होंने 1885 के अंदर स्वराज विधेयक था, उस स्वराज विधेयक के तहत उन्होंने 1895 के अंदर स्वराज विधेयक के तहत बाल गंगाधर तिलक ने संविधान निर्माण की सबसे पहले मांग रखी थी। तो संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। किस अधिनियम के तहत? स्वराज अधिनियम 1895, 1895 स्वराज विधेयक, बाल गंगाधर तिलक, संविधान निर्माण की पहली मांग। और उसके बाद में जब 1895 में बात होगी तो गांधी जी उस समय एक्टिवेट आदमी थे, सबसे ज्यादा एक्टिवेट अगर था तो गांधी जी, महात्मा गांधी उसको माना गया। तो महात्मा गांधी ने संविधान को लेकर एक बात कही थी कि भारतीय संविधान जो होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यानी कि भारतीय जो संविधान बनेगा वो भारतीयों की ही इच्छा के अनुसार होगा। ये बात कही थी, इस बात को जरूर नोट कर लेना। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने 1922 में कही थी। 1922 में भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1922 महात्मा गांधी। अब इसी बीच 1940 के अंदर एक प्रस्ताव आता है जिसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, जिसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 यानी कि अगस्त के महीने में ये प्रस्ताव आया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया। और ये 1940 में आया था। इस अगस्त प्रस्ताव के अनुसार क्या कि जो भारत का संविधान है वो संभवतः भारतीय ही करेंगे। अगस्त प्रस्ताव में ये बात कह दी, क्योंकि जब गांधी जी ने कह दिया कि हम खुद करेंगे अपने संविधान का निर्माण, तो गांधी जी से ऊपर कौन उस समय? तो गांधी जी की बात मानते भी थे अंग्रेज, इसलिए उन्होंने जो अगस्त प्रस्ताव दिया उसमें ही डिक्लेयर कर दिया 1940 में कि भारत का संविधान संभवतः भारतीय ही करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण संभवतः कौन करेंगे? भारतीय करेंगे। उसके बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। भारत एक मिशन, एक आयोग का गठन करके और उसको भारत भेजा जाता है 1942 में। वो महीना था मार्च के महीने में। और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और इसका अध्यक्ष था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स।
इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स को बनाया गया था, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रख दिया गया। और इस मिशन का मतलब क्या था? ये इस मिशन का था कि भारत के अंदर जो राजनीतिक और संवैधानिक जो सुधार है ना, उनकी जांच करनी है। राजनीतिक और संवैधानिक सुधार है, उनकी जांच करने के उद्देश्य से। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था राजनीतिक व संवैधानिक सुधारों की जांच, सुधारों की जांच, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर क्रिप्स मिशन है 1942 में मार्च में भारत आता है। उसके बाद में 1946 के अंदर एक और मिशन भेजा जाता है जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन 1946, ये भी मार्च के मंथ में ही आता है। ये भी मार्च में मार्च में क्या हो रहा है दिखदर? मार्च फरवरी में क्यों? अंग्रेजन लागे गर्मी, और मार्च को महीना है आपने हटा हुआ एकदम यहाँ ठीक ठाक है, गर्मी भी ज्यादा को नहीं हो तो ठंड भी ज्यादा को नहीं हो। ये बात तो शायद जल्दी आता है ना मार्च के वहां कभी मौसम अनुकूल होगा के अनुसार। तो मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसका आगमन भारत में होता है 24 मार्च को, भारत 24 मार्च को पहुंचता है। और इसके अंदर तीन सदस्यीय कमीशन था। इसके अंदर 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? एक था पैथिक लॉरेंस, जिनको अध्यक्ष बनाया गया, पैथिक लॉरेंस। दो अन्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। एक तो था पैथिक लॉरेंस जिनको अध्यक्ष बनाया गया। अब लॉरेंस मतलब लॉइन तो अध्यक्ष तो बनेगा फिर, ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन वाला ही था, और फिर एक सदस्य और एबी अलेक्जेंडर को इसमें शामिल कर दिया गया। इस मिशन को यहाँ पे, इस मिशन के तहत या इस जो कैबिनेट मिशन था, इसका उद्देश्य क्या था कि यहाँ आकर के उन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। किसका? संविधान सभा का गठन। इन्होंने कह दिया कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा बनाओ, सीधी बात, संविधान सभा बनाओ। लेकिन संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे ये बात इन्होंने बताई कि 389 सदस्य बनाओ। संविधान सभा में 389 सदस्य होने चाहिए, 389 मेंबर्स कंपल्सरी, ठीक है। और इसका चुनाव जो है ना वो हो गया था जुलाई 1946 में। लेकिन इस जुलाई 1946 में जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव का आधार बता दिया वर्गीय आधार, यानी कि वर्ग के आधार पर इसमें प्रतिनिधि हैं वो निर्वाचित होने चाहिए, प्रतिनिधि हैं वो आने चाहिए। तो इनमें जो मुख्य जो 3 कैटेगरी उन्होंने डिवाइड की थी, उनमें क्या था? मुस्लिम लीग, सॉरी ओनली मुस्लिम लीग नहीं, सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय, सिख संप्रदाय, और बाकी जो बच गए उनको सामान्य में दे दिया, बाकी जो बच गए उनको सामान्य में दे दिया। तो मुस्लिम सीटें थी 79, यानी कि 79 सीटों पर तो मुस्लिम प्रतिनिधि आएंगे, 4 सीटों पर सिख प्रतिनिधि आएंगे, और बाकी 213 सीटें बच गई उस पर सामान्य व्यक्ति है वो चुनाव लड़ेगा। ये थे वर्गीय आधार पर, यानी कि वर्गीय आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था, और इसके तहत 389 सदस्यों का चयन होना था। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था 389 सदस्य थे, उसमें से 296 सदस्य जो थे, 296 सदस्य ये प्रांतों से थे। कहां से? प्रांतों से। और बाकी जो बच गए 93 सदस्य ये रियासतों से थे, रियासतों से, ये रियासतों से थे। इस प्रकार से ये सदस्य बनते हैं 389। इसी बीच जो संविधान सभा की जो कार्यवाही गठन की बात चल रही थी, उसमें 16 अगस्त 1946 को एक घटनाक्रम होता है। 16 अगस्त 1946 को एक घटनाक्रम होता है, और उस घटनाक्रम के क्या होता है कि उस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कौन मनाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का मतलब सीधी कार्यवाही करेंगे, सीधी कार्यवाही होनी चाहिए। ये बात किसने की? ये बात की थी मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने क्यों की? क्योंकि संविधान सभा में वो कमजोर पड़ रहे थे, संविधान सभा में वो कमजोर पड़ रहे थे, और उन्होंने कह दिया कि हम संविधान सभा में भागीदारी नहीं लेंगे, हम संविधान सभा में भागीदारी नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही 2 राष्ट्र चाहते थे, ये पाकिस्तान का निर्माण की बात कर चुके थे, इसलिए उन्होंने संविधान सभा में भागीदारी नहीं ली। और इसी चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और इसी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था ना, उसको काला दिवस घोषित किया था, बताया था मौलाना अब्दुल
कलाम। सारा माड़ा को नहीं बता, कुछ माड़ा हो तो कुछ चंगा भी हो। ऐ मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है, इसने मुस्लिम लीग का विरोध किया, मुस्लिम होकर के मुस्लिम लीग का विरोध किया, और उसके बाद में जो प्रत्यक्ष कार्यवाही थी दिवस था उसको काला दिवस के रूप में बताया गया, ये काला दिवस है। और इसी बीच बाद में बनती है अंतरिम सरकार, और अंतरिम सरकार का गठन होता है अगस्त 1946 को। अगस्त 1946 को जो अंतरिम सरकार बनती है वो बाद में आगे की प्रक्रिया निर्धारित करती है, उसके बाद शासन व्यवस्था चलाती है, और साथ ही साथ संविधान का गठन करने में भी ये संविधान सभा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया गया, नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू को नहीं। मोतीलाल तो पंडित नेहरू का बाप था, जवाहरलाल नेहरू का भी बाप था, ठीक है। हाँ, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 12 अन्य सदस्य थे, यानी कि कुल 13 सदस्य अंतरिम सरकार में थे। कितने सदस्य अंतरिम सरकार में? 13 सदस्य शामिल किए गए थे। तो इस प्रकार से ये जो संविधान निर्माण से पहले की जो प्रक्रिया थी उसकी जो महत्वपूर्ण जो बातें थी ये इस स्लाइड में आपने देखी। तो इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन पूछ ले सर। हाँ, अगस्त प्रस्ताव किसने लागू किया? अगस्त प्रस्ताव जो था ये कहा गया, ये अगस्त प्रस्ताव जो था ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि भारत के अंदर जो संविधान जो निर्माण जो था, क्योंकि उस समय भारतीयों ने स्वतंत्रता आंदोलन को तेजी दे दी थी 1942 के अंदर, बाद में फिर महात्मा गांधी ने आंदोलन चालू कर दिया था। तो ये जो उस आंदोलनों को शांत करने के लिए और भारतीयों को थोड़ा सा संतोष पर जवाब देने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि कह दिया कि हम आपके लिए आपको स्वतंत्र कर देंगे, इसके लिए आपका संविधान का गठन किया जाएगा। हाँ, और उसी उद्देश्य को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और अगस्त प्रस्ताव आया था। और ये अगस्त के महीने में आने के कारण अगस्त प्रस्ताव, यानी कि भारत में आकर के इसकी घोषणा अगस्त के महीने में की थी, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव नाम दिया गया था 1940 के तक 40 के अंदर। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से था, न कि भारतीयों की तरफ से। ठीक है, ओके, संतुष्ट? हाँ, तो पिछली स्लाइड पर अपने बात कर रहे थे ना संविधान सभा और संविधान से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बार देखते हैं कि अंतरिम सरकार जो अंतिम बात थी पिछली स्लाइड की, वो अगस्त 1946 को बनकर के तैयार हो गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था, JL नेहरू, वो बन गए थे प्रधानमंत्री। उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है कि इस अंतरिम जो सरकार जो थी उसमें कुल 13 सदस्य बताए गए। कितने? कुल 13 सदस्य थे, कुल 13 सदस्य थे। फिर 5 सदस्य मुस्लिम लीग के वो शामिल कर लिए इसमें। कितने? 5 सदस्य थे वो मुस्लिम लीग के शामिल कर लिए, मतलब 13 + 5 हो गए 18। लेकिन इन 5 सदस्यों को जब शामिल किया गया उस समय सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सफाद अहमद खान, ये 3 सदस्य थे, इनको कर दिया वॉकआउट, यानी कि इनको कर दिया कम। अब हो गए टोटल 15 सदस्य, यानी कि अंतरिम सरकार में अंतिम रूप से 15 सदस्य इन्वॉल्व थे, शामिल थे। पहले 13 थे, नेहरू शहीद थे, 12 अन्य प्लस एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद 5 सदस्य थे वो थे मुस्लिम लीग से शामिल कर लिए, और 3 को बाहर निकाल दिया था, तो हो गए टोटल 15। तो इसमें 15 सदस्य शामिल है। जब मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल कर लिया गया तो मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? पहले संविधान सभा का विरोध कर रही थी। सीधी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी 16 अगस्त को मनाया था उन्होंने, जिसको काला दिवस भी घोषित किया था अब्दुल कलाम। और ये चीज को देखते हुए और अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी, क्या? कि ये एक राष्ट्र की सरकार है। अंतरिम सरकार किसकी थी? भारत की सरकार थी। एक राष्ट्र की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहता था? अलग राष्ट्र चाहता था। इसका मतलब एक अलग मुस्लिम राष्ट्र और एक भारत, 2 राष्ट्र हो गए। तो अंबेडकर ने कहा था कि ये एक राष्ट्र की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। किसने बोला ये बात है? डॉक्टर BR अंबेडकर। किसने बोला? डॉक्टर BR अंबेडकर ने ये बात कही थी। और एक व्यक्ति और था जिसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। कहता संविधान सभा जो है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। ये ऑस्टिन नाम का व्यक्ति था, जी ऑस्टिन, ये अंग्रेज था, जी ऑस्टिन। इन्होंने कहते कि संविधान सभा ना वो कांग्रेस थी
और कांग्रेस है वही भारत है, क्योंकि इसके अलावा और किसी की चलती भी तो नहीं यहाँ पर। तो इसने ये बातें कह दी। अब संविधान सभा जो थी, जो अंतरिम सरकार या संविधान सभा थी, उन्होंने जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को चालू रखा, यानी कि प्रारूप समिति का गठन किया, जिसको मसौदा समिति कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और उससे पहले कई चर्चाएं मैंने जो पहले की क्लास में बता दी हैं, तो वहां जाकर के आप एक बार फिर देख सकते हो उसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया हुई। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कौन कौन सदस्य थे, कौन बाहर गया, कौन अंदर आया, ये सारी चीजें जो लास्ट क्लास जो थी, पीछे क्लास थी संविधान की, उसमें अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया, उसको आप देख सकते हो। और जब ये काम हो गया तो संविधान बनकर के तैयार हो गया था कब? नवंबर 1949 को। और जब 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, यानी कि अपने आप में ले लिया गया, अधिनियमित कर दिया गया और उसको आत्म अर्पित कर दिया गया, यानी कि अपनी आत्मा उस संविधान को अर्पित कर दी। ये संविधान है वो अंगीकृत हो गया, अधिनियमित होकर आत्म अर्पित किया जाता है, ऐसा प्रस्तावना में आता है, जिसकी चर्चा हम आगे वाली क्लास में करेंगे। 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को जैसे ही इनको आत्म अर्पित किया गया या अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, तो कुछ अनुच्छेद थे, कुछ अनुच्छेद, उन अनुच्छेदों को उसी समय लागू कर दिया गया था। और वो अनुच्छेद है कितने? 16 अनुच्छेद है जो उसी दिन लागू हो गए, यानी कि संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। यहां पर संविधान जो है, संविधान आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से लागू। तो आंशिक रूप से मतलब आधा अधूरा लागू किया गया। पूर्व क्यों कौन करे भाई? पूर्व क्या करे? नेहरू जी ने आपको इतिहास के दौरान होना ये वास्ते बाकी करो क्या 26 जनवरी ने लागू करांगा। अब बात हुई क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, इसका कारण था 1930 वाला लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर, और पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तिरंगा फहरा करके पहली बार उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, वो वाली बात। अब ये जैसे ही संविधान बन गया, लागू कब करना था? 26 जनवरी को करना था, ये बात तय थी। इसलिए 26 जनवरी से पहले उनको एक मीटिंग रखनी थी और वो अंतिम मीटिंग होनी थी। इसलिए संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। और ये 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक है, इसका मतलब अब संविधान सभा नहीं होगी, तो इसका मतलब संविधान सभा होगी भंग। यहां से संविधान सभा को कर दिया भंग। संविधान सभा जैसे भंग होगी तब सरकार कौन चलाएगा? तो यहां बढ़ जाती है अंतरिम सरकार, यहां बढ़ जाती है अंतरिम संसद। क्या बढ़ गई? अंतरिम संसद। यहां से अंतरिम संसद काम करती है और उसी अंतरिम संसद या सरकार का प्रधानमंत्री नेहरू बनता है। और यहां जैसे अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई तो संविधान का जो प्रारूप है वो रखा गया। इससे पहले इस पर संविधान पर 3 वाचन भी हुए थे, वो जो मैंने पिछली वाली क्लास में बताया कब कब कौन कौन से वाचन हुए थे, तो 3 वाचन हुए थे। और टोटल जो बैठकें अगर देखिए, अंतिम बैठक थी ना, ये 12वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी? 12वीं बैठक थी। टोटल कितनी बैठक होगी संविधान सभा की? 12 बैठक थी। 3 वाचन हुए थे संविधान के और 12 संविधान सभा की बैठक हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 24 जनवरी को यह फैसला ले लिया गया कि 26 जनवरी को दिन हम संविधान लागू करेंगे। और भारत जैसे ही संविधान लागू होता है गणतंत्र राष्ट्र बन जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। अब जब जैसे ही संविधान 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई, उस बैठक में सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे संविधान पर? सबसे पहला हस्ताक्षर, पहले हस्ताक्षर कौन करेगा? कौन कौन करेगा? नेहरू करेगा भाई। तो नेहरू ने किए, नेहरू ने कर दिए हस्ताक्षर। अंतिम हस्ताक्षर कौन करेगा? बाबू लास्ट फैसलो करे। अंतिम हस्ताक्षर, अंतिम हस्ताक्षर कौन कर सी? कि बाबू कौन हो? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? तो यहां पर आ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। ये अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम हस्ताक्षर किए। और एक व्यक्ति और था जिन्होंने हस्ताक्षर किए ही नहीं थे। कौन हो सकता है वो? तो अंतिम हस्ताक्षर तो कर दिए राजेंद्र प्रसाद ने, और हस्ताक्षर नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए कौन था? हसरत मोहिनी, हसरत मोहिनी, हसरत मोहिनी। इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने क्यों नहीं किया? हाँ, अड़कियो चौधरी अड़की थोड़ी करो।
तो हसरत मोहिनी ने हस्ताक्षर किए नहीं, और एक व्यक्ति जो था वो राजस्थान से था। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। अब राजस्थान कहां से थी, बात तो याद रखनी पड़ती ना कि राजस्थान से किसने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये थे जो भारतीय संविधान जब बन करके एकदम से तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 उसको लागू कर दिया गया। अब इस क्लास के बाद में जो क्लास आगे वाली आएगी वो क्लास होगी भारतीय संविधान। उसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, कौन सा अनुच्छेद है, उसके तहत क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं वो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी बताना मत भूलना। अच्छी लगी लाइक भी करना, सब्सक्राइब कमेंट जो करना है करो। और अच्छे से आगे वाली क्लास जो है वो अनुच्छेद पर बेस्ट आएगी। जो जितने भी संवैधानिक अनुच्छेद हैं उनको पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे एक अच्छे तरीके से, एक ट्रिक के तरीके से, और बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे। जय हिंद।